Hello बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स में इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कैसे होते हैं ये डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स एज कंपेयर टू हेलोएल्केन्स। आइए पहले हम इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं दोनों का, फिर देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है और कैसे इन लोग की रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कंपैरिजन से। Now this is the resonating structure of haloarenes and we draw haloalkanes R. X may be chlorine, bromine or iodine. So it is simple covalent bond. Now we discuss the haloarenes. हेलोएरिन्स में का ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज कर देते हैं बेंजीन रिंग के अंदर। इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए और इन्होंने ये अपने इलेक्ट्रॉन दिए और यहाँ से ये टूट गया और इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये निगेटिव चार्ज फिर डीलोकलाइज हो जाएगा। ये वाला कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये जो है ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर हट जाएगा, तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया, फिर ये निगेटिव जो होता है ये इसके साथ अपना बॉन्ड बना लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पे निगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये जो होते हैं, वैसे बेंजीन 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा स्टेबलाइज होती है। जब क्लोरीन हो जाता है तो 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहते हैं। तो जितने ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना स्टेबल बेंजीन रिंग होगी और उसकी स्टेबिलिटी इज अपोजिट टू द रिएक्टिविटी। मोर स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू हेलोएल्केन्स। ओके, स्टेबिलिटी जो होगी हेलोएरिन्स की ज़्यादा होगी हेलोएल्केन्स से, क्योंकि इसका जो निगेटिव चार्ज है क्लोरीन पे वो पूरा डीलोकलाइज हो जाएगा बेंजीन रिंग पे और स्टेबल देगा। मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव, तो इसकी रिएक्टिविटी जो होगी इज हेलोएरिन्स और ये हेलोएल्केन्स। ओके, सो एक तो पहला रीज़न इसकी स्टेबिलिटी का हुआ, रिएक्टिविटी कम होने का हुआ कि ये ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। इसका जो निगेटिव चार्ज होता है हेलोजेंस का वो डीलोकलाइज हो जाता है बेंजीन रिंग में। तो जो स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी। तो हेलोएल्केन्स से ये इसलिए रिएक्टिव कम होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाता है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत कम होता है यहाँ इसमें। और दूसरा होता है, जब हम ध्यान से इसको देखें तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाने पे जो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 169 pm हो जाती है एज कंपेयर टू 177। तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाती है। बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी वो उतना स्ट्रांगली अटैच होगा और उसको ब्रेक करने में हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी।
तो उससे भी इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो स्लो हो जाती है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तीसरे नंबर पे हम इसको देखते हैं अगर ध्यान से, तो ये जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है। हाइब्रिडाइजेशन के अगर रिस्पेक्ट देखें तो हेलो एल्केन्स जो होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, जबकि हेलो एल्केन्स जो होते हैं sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। सिंपल sp3 हाइब्रिडाइज। मोर एस करेक्टर, लेस एस करेक्टर। यहाँ पे आपका एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होगा अपने एटम से, और एस करेक्टर इसका होता है 25% और इसका 30%, 33। तो एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स उतने स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड रहेंगे और हमको इसको ब्रेक करने में ज़्यादा दिक्कत होगी, इसीलिए भी इसकी रिएक्टिविटी इससे कम हो जाती है। मोर एस कैरेक्टर, डबल बॉन्ड partially double bond character carry partially double bond character and resonating stabilization is the main reason why it is less reactive than haloalkanes. And another reason, if there is a formation of a carbocation from this, the carbocation is very unstable due to p orbital is perpendicular to the coming electrons, so it is very difficult and S1 reaction cannot take place by this. I will show you the carbocation form. कार्बोकैटायन बने ये बहुत अनस्टेबल होते हैं और इसमें जो p ऑर्बिटल होता है वो इनकमिंग न्यूक्लियोफिल के परपेंडिकुलर होता है, तो इसमें ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है और S1 रिएक्शन तो हो ही नहीं पाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन्स विथ रिस्पेक्ट टू हेलोएल्केन्स इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरीन्स। इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, लेकिन इन हार्श कंडीशन वी कैन रिएक्ट द न्यूक्लियोफाइल इन द हेलोएरीन्स। हार्श कंडीशन मीन्स कि आपका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे। तो पहला इसका रिएक्शन है, हम देखते हैं जब हम लोग सोडियम के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, तो ये बनाता है फिनॉल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आइए हम लोग लिखते हैं। हम लोग ने लिया बेंजील क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 6 to 3 केल्विन टेम्परेचर। तो पहले हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा।
पहले हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर उसके बाद इसको रिएक्शन कराएंगे एसिडिक मीडियम में, थोड़ा एसिडिक मीडियम होगा तो ये फिनॉल हमारा बन जाएगा। इतना हाई टेम्परेचर है और हाई प्रेशर है, ये हमारा फिनॉल। दिस इज द रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स और क्लोरोबेंजीन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमको फिनॉल मिलता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मीन्स कि कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2, अमोनिया अमीन एंड OSO3, कोई भी ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर हम इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच करा दें तो इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति बढ़ जाती है। अब डिस्कस करते हैं इसी टाइप का एक रिएक्शन, जब यहाँ पर हमारा इसी रिएक्शन में अगर हम लोग NO2 लगा दें तब क्या होगा, यहाँ पे अगर हमारे ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लग गया तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो निगेटिव चार्ज है वो ये विड्रॉ कर लेगा तो ये पोलराइज्ड हो जाएगा, ये जो बॉन्ड होगा पोलराइज्ड हो जाएगा और आसानी से हमको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा हमारा। तब हमको टेम्परेचर की कम ज़रूरत पड़ेगी, टेम्परेचर और कम प्रेशर में भी हमारा रिएक्शन हो जाएगा। पहले ये टेम्परेचर 600 के पार था, अब ये 400 में ही होने लग जाएगा। और अगर हम ये और हम लोग ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी आसानी से ये रिएक्शन होगा। जैसे क्लोरीन है, यहाँ पे NO2 और अगर यहाँ पे NO2 लग गया तब ये रिएक्शन हमारा से 368। अब अगर हम तीनों पोजीशन पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कर देंगे तो सिंपली हीट करके भी ये रिएक्शन हो जाएगा। इसकी रिएक्टिविटी इतनी बढ़ जाएगी, ये बस हीट कर दिया जाएगा। हल्का सा हीट करने पर ये हमारा रिएक्शन तेजी से हो जाएगा।
अब हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्थो, पैरा पोजीशन और मेटा पोजीशन पे अगर इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट लगा दिया जाएगा विथड्रॉइंग ग्रुप तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा क्यों होता है, अब हम ये डिस्कस करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब हेरोएरीन्स में हो रहा है तो ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन पे अगर एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगता है तो ये कैसे इसकी रिएक्टिविटी को अफेक्ट करता है। अब पहले हम देखते हैं पैरा। पैरा पोजीशन पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है। जब हमारा एक न्यूक्लियोफाइल आता है तो यहाँ पे अटैच होता है SN1 रिएक्शन के थ्रू, तो ये बॉन्ड टूट करके हमारा इस पे बनता है और ये निगेटिव चार्ज इस यहाँ पे आ जाता है। अब ये निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है पूरी रिंग में और क्या होता है ये अपना यहाँ पे दे देगा और ये ब्रेक करके यहाँ पे अपना आ जाएगा। तो बॉन्ड जो होगा यहाँ पे आपका बनेगा, बॉन्ड यहाँ पे बन गया। अब चूँकि यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया है और यहाँ पे जो स्पीशीज़ है वो पॉजिटिव चार्ज की है, तो ये इसको विड्रॉ कर लेगी। विड्रॉ करने के बाद ये स्टेबल कर देगी, ठीक है, और आपका फिर वैसे ही सर्कुलेट होगा आपका बॉन्ड। लेकिन जब आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे निगेटिव चार्ज आएगा तो खुश हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। फिर बाकी ऐसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन आपके जब मेटा पोजीशन पे आएगा, ये तो पैरा पोजीशन है, जब आपके मेटा पोजीशन पे आएगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ, इलेक्ट्रॉन जो होते यहाँ से यहाँ पे आए और डबल बॉन्ड बना और निगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे आया। मीन्स कि आपके मेटा पोजीशन पे जो है कोई भी निगेटिव चार्ज नहीं आ रहा, तो ये इसको विड्रॉ भी नहीं कर पा रहा है और यहाँ ये लगा है नहीं लगा है, इसका कोई इफेक्ट इस रिंग की रिएक्टिविटी पे नहीं होगा। इसी तरह मेटा, ये पैरा है ये मेटा है, ऑर्थो पोजीशन पे भी आपका इलेक्ट्रो, यहाँ ये ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा तो निगेटिव चार्ज आएगा, वो इसको लोकलाइज कर देगा। इसीलिए पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी इन्हेंस कर जाती है, जबकि मेटा पोजीशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि मेटा पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी ही नहीं डिलोकलाइज होने से, जिसके कारण इसने बैलेंस ही नहीं किया, इसको मतलब रिएक्टिविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपको अगर रिएक्टिविटी एनहेंस करनी है तो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे आप कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे, मेटा पोजीशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपके NCERT में क्वेश्चंस भी आया है इसी पे बेस्ड। तो रीज़न है कि ये रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इस पे निगेटिव चार्ज होगा वो आपकी पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, ये ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे। यहाँ पे आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा तो आपको वो इतना स्टेबलाइज करेगा और रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। और यहाँ पे ये जो होगा सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई नहीं आई। तो ये रीज़न है कि वाई ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इज reactive, whereas in meta position there is no effect. This is the resonating structure and this is the reason why it is not effective. Okay, thank you.